क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, पर पिंकी का मन उदास था। वो सब लोगों को अपने अपने घरों की सजावट करते देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ की रोने की आवाज आई और वो अंदर गई। भाभी, मैंने कपड़े बहुत ध्यान से धोए थे। मुझे नहीं पता आपकी साड़ी पर ये दाग कैसे लग गया। शायद आपकी साड़ी की फॉल का रंग साड़ी पर आया है। मेरे आगे जुबान लड़ाती है, हमारा खाकर हम पर ही जोर चलाती है। तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया, तू और तेरी बेटी यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हो। श्वेता, तुम बहुत सीधी हो। अच्छे से इन दोनों माँ बेटी से काम लिया करो। तुम काम वाली को हटा दो। कल से बर्तन झाड़ू का काम पिंकी कर लेगी। आप ठीक कह रहे हो संध्या, तू रसोई और कपड़े संभालती है, इसीलिए सफाई बर्तन में देर हो जाती है। अब से पिंकी बर्तन साफ करेगी। पर भाभी, पिंकी स्कूल कैसे जाएगी? सुबह उसका स्कूल होता है। सुन लो संध्या, पिंकी कल से स्कूल नहीं जाएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिंकी की भी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। क्या जरूरत थी नंदन को घर छोड़कर भागने की? अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भाग गया। मैं तो सिर्फ समाज के डर से तुम दोनों को घर से धक्के देकर नहीं निकाल रहा हूँ। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। श्वेता, मैं दुकान जा रहा हूँ। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 6 महीने पहले संध्या का पति नंदन बिना बताए कहीं चला गया और 6 महीने से नंदन का कुछ पता नहीं। संध्या अपनी बेटी पिंकी के साथ घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसे लगता है कभी न कभी नंदन जरूर लौट कर आएगा। इसीलिए वो अपनी जेठानी के साथ रहने पर मजबूर है। आखिर वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पिंकी की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और वो बेचारी अपनी माँ संध्या के साथ घर के कामों में लग जाती है। 2 दिन बाद क्रिसमस था। श्वेता दीदी, कहाँ हो? अरे हमारी टीना बिटिया कहाँ पर है? अरे मामा जी, आप और आपके हाथ में इतने सारे गिफ्ट्स, ये किसके लिए है? अरे सौरभ भैया, आप अचानक, आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। अरे दीदी, आपको तो पता है ना, हर बार क्रिसमस पर ऑफिस में बहुत काम होता है। इसलिए मैं अपनी भांजी के लिए क्रिसमस के लिए ढेर सारे उपहार पहले ही ले आया। पता नहीं मुझे बाद में समय मिले या ना मिले। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं रहेगा? अरे दीदी, क्रिसमस पर हमारा ऑफिस बहुत बड़े लेवल पर एक पार्टी कर रहा है और हाँ, मैं आप सबको भी इनवाइट करने आया हूँ। और हाँ, टीना को वहाँ पर बहुत मजा करने को मिलेगा। पूरी क्रिसमस पार्टी में सब बहुत मजे करने वाले हैं। अरे वाह मामा जी, फिर तो मैं क्रिसमस पार्टी में खूब मजे करूंगी। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसे मामा हैं। टीना को अपने मामा के साथ बातें करते देख पिंकी उदास हो जाती है। रात को सोते समय पिंकी संध्या से कहती है, माँ, टीना के मामा कितने अच्छे हैं। वो टीना के लिए क्रिसमस के ढेर सारे तोहफे लाए हैं। माँ, मेरे मामा कौन है? मेरे मामा क्यों नहीं आते? मुझे भी मामा के घर जाना है। मुझे भी अपने मामा के साथ क्रिसमस मनाना है। पिंकी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। संध्या अपनी बेटी का रोना नहीं देख पाती। तभी संध्या की नजर आसमान में चमकते चांद पर जाती है। पिंकी, वो देख, सामने चंदा मामा है ना, वही तुम्हारे मामा है। वो देख, तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। चल, अब तो उनसे ढेर सारी बातें कर। माँ, क्या सचमुच चंदा मामा मेरे मामा है? फिर तो मैं उनके साथ क्रिसमस भी मनाऊंगी। वो मुझे उपहार देंगे ना माँ? मुझे भी अपने मामा के घर जाना है, उनके साथ क्रिसमस मनाना है। माँ, चंदा मामा मुझे अपने घर क्रिसमस पर ले जाएंगे ना? हाँ मेरी गुड़िया रानी, चंदा मामा तुम्हें क्रिसमस पर अपने साथ ले जाएंगे।
चल अब तू सो जा। आसमान में चंद्रमा पिंकी की सारी बातों को सुन लेता है। इस बच्ची ने मुझे बहुत प्यार से याद किया है, मुझे इसे धरती पर लेने जाना ही होगा। अगले दिन क्रिसमस था। टीना अपने मम्मी पापा के साथ तैयार होकर अपने मामा के घर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ओ पिंकी, इधर आ। ये ले 10 रुपए रख, टॉफी खरीद कर खा लेना। आज क्रिसमस है इसीलिए दे रही हूँ। सुनो जी, देर हो रही है, सौरभ हम सबका इंतजार कर रहा होगा। मम्मी, आपने पिंकी को पैसे क्यों दिए? अरे कोई बात नहीं, भिखारी समझकर दे दिए हैं। अब इस गरीब की मामा तेरे मामा की तरह तो है नहीं जो इतनी महंगी महंगी क्रिसमस की पार्टियों में ले जाए। इसलिए मैंने सोचा इसे 10 रुपए दे देती हूँ, टॉफी ले लेगी। संध्या, घर का काम खत्म कर लेना, हम लोग कल सुबह तक लौटेंगे। संध्या की जेठानी और टीना क्रिसमस पार्टी में चले जाते हैं। फिर संध्या घर के कामों में लग जाती है। पिंकी का मन उदास था। सब लोग क्रिसमस डे मना रहे थे। पिंकी चंद्रमा की तरफ देख रही थी और मन ही मन उदास भी हो रही थी। अचानक उसे चंद्रमा में से एक सफेद सीढ़ी उतरती दिखाई दी। वो सीढ़ी पिंकी के पास आकर रुक जाती है और उस सीढ़ी से पिंकी किसी को उतरते हुए देखती है। पिंकी घबरा जाती है। पिंकी के सामने सफेद रंग की पोशाक पहने बिल्कुल राजकुमारों जैसा व्यक्ति खड़ा था। आप कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तो तुम्हारा चंदा मामा हूँ। मैं तुम्हें चांद पर क्रिसमस पार्टी के लिए लेने आया हूँ। जल्दी से चलो, चांद पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन चल रहा है। क्या सचमुच? माँ देखो, चंदा मामा आ गए। पिंकी की आवाज सुनकर संध्या बाहर आती है और वो भी घबरा जाती है। बहन घबराओ नहीं, पिंकी ने मुझे दिल से अपना चंदा मामा बोला है और तुमने भी तो पिंकी को यही कहा था ना कि मैं उसका मामा हूँ। आओ संध्या बहन, आओ पिंकी, मेरे साथ चांद पर चलो। चंद्रमा के साथ बहुत सारे सितारे भी पिंकी और संध्या का स्वागत कर रहे थे और सब गीत गा रहे थे। देखते ही देखते पिंकी और संध्या के कपड़े बदल जाते हैं। वो दोनों बहुत ही सुंदर कपड़ों में आ जाते हैं। पिंकी अपनी माँ के साथ चांद पर पहुँचती है। चांद और गगन के सारे सितारे पिंकी के साथ बहुत धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। चांद पर केक, टॉफी, बिस्किट, खाने पीने की सारी चीजें, गुब्बारे, खिलौने और भी बहुत कुछ था, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश थी। लेकिन तभी अचानक संध्या उदास हो जाती है। क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो गई? देखो, हम चांद पर कितना सुंदर क्रिसमस मना रही हैं। बताओ ना माँ, क्या हुआ? वरना मैं भी खुश नहीं हो पाऊंगी। कुछ नहीं पिंकी, तुम्हारे पापा की याद आ गई थी। पता नहीं वो किस हाल में होंगे आज। वो ये सब देखकर बहुत खुश होते। काश वो वापस लौट आते। संध्या अभी पिंकी से ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी सामने से पिंकी अपने पापा को आता हुआ देखती है। माँ देखो, वो सामने पापा आ रहे हैं और साथ में चंदा मामा। आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मैं और पिंकी बिल्कुल अकेले थे। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में था संध्या, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आज पिंकी के चंदा मामा ने मुझे एक गहरी नींद से जगाया है और वो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। आज पिंकी के चंदा मामा ने मुझे अपने परिवार से फिर से मिला दिया। पिंकी अपने माता पिता को पाकर बहुत खुश थी। सब चांद को धन्यवाद कहते हैं। चांद पर सब मिलकर पिंकी को बहुत सारे क्रिसमस के उपहार देते हैं। कुछ देर के बाद पिंकी अपने माँ पापा के साथ धरती पर वापस लौट आती है। नंदन एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके घर का पता भी कोई नहीं जानता था। वो एक अस्पताल में बहुत समय से भर्ती था। अचानक वो होश में आ गया।
वो जादू पिंकी के चंदा मामा ने ही किया था। नंदन को अपने भैया भाभी की सारी सच्चाई पता चलती है। फिर वो अपनी पत्नी और बेटी पिंकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और नया जीवन शुरू करता है। आज पिंकी के चंदा मामा की वजह से उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुलाब, कमल, चंपा और जैस्मिन नाम की 4 बहनें अपनी माँ चंदा के साथ रहती थीं। चारों बहनें बहुत ही ज्यादा गरीब थीं। चारों बहनें एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहती थीं। जब भी वो बाहर खेलने जाती थीं, तो एक साथ जाती थीं। उनके घर के बाहर एक बगीचा था, जो कि बहुत ही हरा भरा था। उनके बगीचे में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे। सभी बहनों को वो फूल तोड़कर इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। उन फूलों को तोड़कर वो अपनी माँ को दे दिया करती थी और उनकी माँ चंदा बाजार में उन फूलों को बेच दिया करती थी। चंदा मंदिर के बाहर फूलों को बेचती थी। मंदिर में भक्त दर्शन करने आते तो चंदा से फूल खरीदते हैं। बहन, ये फूलों की माला कितने की है? केवल 30 रुपए की है। बताओ कितने दे दूं? 2 दे दो बहन, ये लो आपके पैसे। चंदा पूरे दिन में 50 फूलों की माला बेच लिया करती थी, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाया करती थी। चंदा को अपनी चारों बेटियों की बहुत चिंता थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देती थी और बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब चारों बहनें फूल तोड़ने बगीचे में जाती हैं, तभी वो चलते चलते थोड़ा आगे निकल जाती है। आगे चलकर उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जैसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। चारों बहनें ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वो चारों इधर उधर देख ही रही होती हैं कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है, जो वही बगीचे में एक झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत चारों लड़कियों को आवाज लगाती है, बेटियों इधर आओ, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी नहीं देखा। कहाँ रहती हो तुम सब? बुढ़िया माँ, हम यहाँ पास में ही रहती हैं, परंतु आप यहाँ इस झोपड़ी में अकेली ही रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं तो इस बगीचे में इन फूल पौधों के सहारे ही जिंदा रहती हूँ। वो बूढ़ी औरत उन सभी बहनों को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और फिर सबसे बड़ी बहन गुलाब उन सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और सभी लोग आपस में बैठकर चाय पीते हैं। तभी वो बूढ़ी अम्मा अपने जीवन के बारे में उन्हें बताती हैं। बेटा, तुम सब जानती हो, मुझे यहाँ रहते हुए करीब 80 साल हो गए हैं। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने गए थे और अब वो वहीं रहने लगे हैं। मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ और अकेले ही अपना जीवन यापन करती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। वो बूढ़ी अम्मा उन्हें छुपे हुए बगीचे के जादू के बारे में बताती है। वो बूढ़ी औरत उन चारों बहनों से कहती है कि उसके बगीचे के फूल कोई मामूली फूल नहीं है, वो जादुई और शक्तिशाली फूल हैं। जो भी व्यक्ति उस फूल को तोड़ता था, वो खुद भी फूल बन जाता था। ये सब सुनकर चारों बहनों को यकीन नहीं होता, लेकिन वो बूढ़ी औरत से कुछ भी नहीं कहती और उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। उसके बाद काफी देर तक सब बातें करते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत किचन में खाना पकाने के लिए चली जाती है। सभी बहनों को बूढ़ी अम्मा की कही बात याद आती है और वो बगीचे के सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगती है। दीदी, हमें ये फूल तोड़ लेने चाहिए। देखो तो कितना सुंदर फूल है ये। मुझे लगता है इन फूलों की कीमत हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तभी वो चारों बहनें एक एक फूल तोड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चलो दीदी, देखते हैं कि फूलों को तोड़ने के बाद क्या होता है। अम्मा की बात सच होती है या नहीं, अभी सब कुछ पता चल ही जाएगा।
इसके बाद सभी बहनें वो फूल तोड़ने ही जाती हैं कि तभी वो चारों बहनें फूल में बदल जाती हैं। अब चारों बहनें सुंदर फूलों में बदल गई थीं। जैस्मीन जैस्मीन के फूल में बदल गई थी और गुलाब गुलाब के फूल में बदल गई थी। चंपा चंपा में बदल जाती है और कमल कमल में बदल जाती है। चारों बहनें अपना ये नया रूप देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाती हैं और वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। दीदी, ये हमारे साथ क्या हो गया? हम तो फूल में बदल गई हैं। अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगे? अगर हमें किसी ने भी तोड़ लिया तो हम अलग हो जाएंगे। इतना कहकर चंपा जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, हमें बहुत ही जल्द इसका उपाय मिल जाएगा। तुम थोड़ा सब्र रखो। बूढ़ी औरत का सारा काम खत्म हो जाता है और वो बाहर आकर देखती है कि उन चारों बहनों के साथ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि सभी बहनें फूट फूट कर रो रही हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है और उनको बताती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस जादू को तोड़ने का एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तुम वापस अपने रूप में बदल जाओगी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक जादूगर रहता है। उस जादूगर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और वो अकेला ही तुम्हें इंसान बना सकता है, परंतु तुम तो वहाँ नहीं जा सकती हो। इसके लिए वहाँ पर किसी और को जाना होगा। मैं अभी इतनी योग्य नहीं हूँ कि वहाँ पर जा सकूँ, परंतु हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। इसके बाद गुलाब बूढ़ी दादी को अपनी माँ के बारे में बताती है। बूढ़ी दादी उन चारों बहनों के घर के पास जाने लगती है। काफी दूर चलने के बाद वो उनके घर पर पहुंच जाती है। कोई है क्या घर में? बूढ़ी औरत देखती है कि घर में उन चारों बहनों की माँ बैठकर रो रही होती है। तुम सब कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? मेरी प्यारी बेटियों, तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं किया। पता नहीं तुम सब इस वक्त कहाँ पर होगी और क्या कर रही होगी। जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बूढ़ी औरत चंदा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसकी चारों बेटियां फूलों में बदल गई हैं। ये सुनकर चंदा को बहुत दुख होता है। तभी वो बूढ़ी दादी उस जादू को तोड़ने के लिए चंदा को उपाय बताती है। अब चंदा ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को वापस इंसानी रूप में बदल कर दिखाएगी। बूढ़ी दादी के बताए अनुसार चंदा उस जादूगर की खोज में यात्रा पर निकल जाती है। आखिरकार काफी कोशिशें करने के बाद चंदा उस जादूगर के पास पहुंच जाती है। वो जादूगर के पास पहुंचकर कहती है, जादूगर जी, मैं आपके पास बहुत ही कठिनाइयों से होकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी बेटियाँ फूलों में बदल गई हैं। कृपया करके उनको वापस इंसान बना दीजिए। मैं आपके पास काफी उम्मीदें लेकर आई हूँ। वो एक बहुत ही नेक और शक्तिशाली जादूगर था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वो बहुत ही दयालु था, इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था। अरे अरे, तुम तो बहुत घबराई हो। तुम जरा आराम करो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटियों को वापस इंसान में बदल दूंगा। इसके बाद वो जादूगर अपनी शक्तियों से एक जल का कलश चंदा को दे देता है और कहता है, ये लो बहन, ये जल तुम अपनी सारी बेटियों को पिला देना। उसके बाद तुम्हारी बेटियाँ वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी। फिर चंदा जादूगर से वो जादुई जल ले लेती है और वापस से बूढ़ी औरत के घर पर आ जाती है। बूढ़ी औरत चंदा का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत
चंदा से वो जल ले लेती है और उसकी चारों बेटियों को वो जल पिला देती है। जल पीने के बाद ही वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह माँ, हम वापस से अपने असली रूप में आ गई हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दादी माँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो शायद हम कभी भी वापस इंसानी रूप में नहीं आ पाती। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगी। अब तुम चारों बहनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमेशा याद रहे कि अपने से बड़ों की बातों को हमेशा माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कारण है। समझ गई? अब आगे से ध्यान रखना। चारों बहनें बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती हैं और वापस अपनी माँ के पास चली जाती हैं और उसके बाद हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।